Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Has India really awakened to life and freedom? That is to ask yourself. There are no fixed answers except what you reach by your conclusions of knowledge and reasoning and logic. दिक्कत हमारे यहाँ पर यही है, हमें पता नहीं है कि फ्रीडम है क्या। नेहरू जी ने तो 1947 12 बजे 15 अगस्त को होते ही कह दिया कि इंडिया हैज़ अवेकन टू लाइफ एंड फ्रीडम व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स। लेकिन असलियत ऐसे नहीं पता चल जाता कि किसी ने हमको बता दिया, अपने को पता चल गया। असलियत ढूंढना पड़ता है, आपको डेटा के थ्रू, आपको आर्टिकल्स के थ्रू, आपको किताबों के थ्रू आपको ढूंढना पड़ता है। तो हमेशा ऐसा होगा नहीं कि आपको हमेशा सब कुछ पता चल जाएगा, तो आप ऐसी किताबें निकाल के आप रैंडमली पढ़ने लगोगे। कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सबको सोचने पर मजबूर करती है। इंडिया का जो स्पेस टेक है, हमने आर्यभट्ट से शुरू किया, फिर हम लोग 2013 आते आते तक हमने इतना बड़ा माइलस्टोन टच कर दिया, मार्स ऑर्बिटर मिशन तक, वो भी फर्स्ट ट्रायल में। आदित्य L3 तक एक से एक कारनामे कर सकता है इसरो। आगे चलते तो हमें पता चलता है कि उसी समय से हमने हायर एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया, IITs बनी, IIMs बनी। ये सारा कुछ बिल्कुल आज़ादी के 6 से 10 साल में हुआ, और भी ज़्यादा अच्छा काम हुआ आने वाले 20 सालों में। यानी कि 1947 से हम अगर 1967 तक देखें तो हमारे IITs और IIMs और रिसर्च सेंटर्स बनाए तो गए थे। और भी अच्छी बात है कि हमारा जो लिटरेसी रेट है, यानी कि साक्षरता दर, वो 18 से अभी 81% पर आकर खड़ा है। अभी अगर हम रिसेंट PIB की ही इंफॉर्मेशन की बात करें तो अच्छा, इसके आगे भी अगर हम लोग बात करें तो हमारा एग्रेरियन प्रोडक्शन या फिर क्रॉप यील्ड कहते हैं, तो वो भी हमारा बढ़कर, हम एक समय 1947 में बहुत ही फूड शॉर्टेज कंट्रीज में से एक थे, उसी जगह अब हम आ चुके हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में। एग्रेरियन प्रोडक्शन से भी आगे चले तो हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक वैल्यू जो है, यानी कि जिसे हम GDP कहते हैं, अगर कायदे से कहें तो नॉमिनल GDP, तो वो लगभग से 110-111% का इसका हाइपर एक जंप है। हम लोग कहाँ खड़े थे 2.7 लाख करोड़ की एक GDP पे। देश का पार्टीशन हुआ तो हमें जितना इनिशियल इनहेरिटेंस मिला उससे तो 2.7 लाख करोड़ ही था वो। फिर आज हमने इसे हम लोगों ने 6th लार्जेस्ट GDP शायद से बना के रखा है, जो कि शायद 300 लाख करोड़ की इवैल्यूएशन पर है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। हम दुनिया की, आज इंडिया जेनेरिक मेडिसिन की हम सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंट्रीज़ में से एक है, या फिर शायद से सही से कहे तो शायद इंडिया ही जेनेरिक मेडिसिन के सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक समय जो देश बीमारी और भुखमरी में ग्रस्त था, वो आज सारी दुनिया को दवाइयाँ बांट रहा है। यानी कि यहाँ तक कि कोविड में भी भारत ही सबसे सस्ते मेडिसिन, और कि कोविड के समय भी भारत एक ऐसा देश था जो कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा था इम्यूनिटी असिस्टिंग मेडिसिन, जैसे कि पैरासिटामोल्स वगैरह। तो भारत उसमें भी एक सबसे बड़ा रोल प्लेयर रहा था। भारत ही ने UPI भी बनाया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म बना, और शायद से इतना सीमलेस कोई और देश कर नहीं पाया था UPI जैसा। इसलिए शायद UPI की पूरी दुनिया में प्रशंसा भी है, चर्चा भी है। अब आते हैं दूसरी ओर। सब कुछ तो इतना अच्छा है,
लेकिन रियलिटी को नहीं भूलना चाहिए, आईना देखते रहना चाहिए। सिर्फ पर्दे पर बहुत अच्छी फिल्म चल रही है उसको देखने से नहीं चलता, कभी आईना भी देखना पड़ता है। तो अभी आईने के तौर पर हमारे पास ये है कि इसरो को बजट नहीं मिल रहा, इसरो के साइंटिस्ट क्विट कर रहे हैं। जिस इसरो ने इतना कुछ दिया भारत को, इसरो को बजट नहीं मिल रहा, उसके साइंटिस्ट क्विट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जा रहे हैं इसरो के ही साइंटिस्ट। और अभी इसरो का एक गगनयान का ह्यूमन मिशन बाकी है जो पता नहीं और डीले पे डीले ही होता जाएगा। हमने IITs और IIMs तो बना लिए, लेकिन हमने कभी प्राइमरी शिक्षा पर जोर ही नहीं दिया, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पे हमने कभी जोर ही नहीं दिया। यानी कि एक तरह से आपका जो नीचे का फाउंडेशन है वो कमज़ोर रह गया और आपने ऊपर की बिल्डिंग बढ़िया बना दी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आपने बनाया है प्लास्टिक का, और आप ऊपर से पेंट वेंट बहुत बढ़िया करके चकाचक कर दिए। इससे हुआ ये, बिल्डिंग देखने में तो अच्छी हो गई, आपके देश के टॉप टायर इंस्टीट्यूट्स तो एकदम चकाचक हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए, पूरी दुनिया में रिनाउंड है, लेकिन आपका प्राइमरी बेस ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेशन ये एकदम कमज़ोर रह गया। आप लोग आए दिन सुनते होंगे बिहार में और यूपी में शिक्षक सो रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, जो मिड डे मील्स होते हैं उसमें भी करप्शन घुसा पड़ा। मिड डे मील्स में बच्चों का खाना चोरी हो रहा है, ये देश एडुकेशन कर पाएगा? बच्चों का खाना चोरी हो रहा है, सच में लग रहा है क्या इस देश में? और अगर एजुकेशन का ही, अगर इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं तो जो हमारा टॉप टायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बीटेक में ही लोग ज़्यादा जाते हैं। जैसे JEE होता है एग्जाम, इसमें जितने एप्लीकेंट्स बैठते हैं इतने एप्लीकेंट्स शायद कभी किसी BA के कोर्स में ना बैठते हो, किसी BCom के कोर्स में ना बैठते हो। और BA BCom का तो ये हाल है कि इनका कोई अलग से टेस्ट भी नहीं होता, इनमें होता बस ये है कि आप एक CUET के एग्ज़ाम दे दो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे लो, उससे आपको जो चाहिए वो आप कोर्स ले लो। JEE में 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स बैठते हैं बीटेक के लिए, B.Arch में भी कोई नहीं जाता। आप BA की तो बात ही छोड़ दो, B.Arch में भी कोई नहीं जाता। ये हाल है। इससे आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है हमारे देश में जो लिटरेसी हमने कहा जो 18 से 81 हो गया, इस लिटरेसी की भी डेफिनेशन ये है कि लिटरेसी का मतलब होता है सिर्फ लिखना, पढ़ना और बातें करना सही से, इसको लिटरेसी कहा जा रहा है। ये लिटरेसी की भी डेफिनेशन पता नहीं कितनी दूर तक जाती है। अब ऐसे अगर लिटरेसी देखते जाए तो क्या हम इलिटरेट उसको कहेंगे जो क्या गूंगा बहरा होता है? उस हिसाब से तो शायद से देश में कोई लिटरेट बचेगा नहीं। तो 81% लिटरेसी रेट पे भी एक क्वेश्चन मार्क तो बनता है। फिर इसके आगे एक और बात होता है कि हमारा कहे तो यही असली बात है कि लगभग 80 साल होने जा रहे हैं अब भारत के इंडिपेंडेंस को। हम अगर हंगर इंडेक्स देखें तो इसमें हंगर इंडेक्स में पता चलता है कि भारत की स्थिति अभी बिल्कुल उन्होंने सीरियस कह रखी है। अब अगर हम और आगे जाए कि भारत में क्रिटिकल पॉवर्टी कितनी है, 1947 से 2026 तक 79 ईयर्स हो गए, तो 1947 से 2026 तक अभी भी हमारा क्रिटिकल पॉवर्टी तो छोड़ ही दीजिए, क्रिटिकल पॉवर्टी खत्म नहीं हुआ है। क्रिटिकल पॉवर्टी का मतलब होता है बाय सम डेफिनेशन कि ₹32 भी लोग पर डे का नहीं कमा रहे हैं। इससे आपको एक ये भी अंदाजा लग जाएगा कि इस देश का पर कैपिटा एनुअल इनकम कितना ही कम है। अब इसको आप तुलना मत करने लग जाइएगा US और यूरोपियन देश जैसे लग्जमबर्ग वगैरह से, कोई सेंस नहीं बनेगा। ₹32 कहाँ और उनका कहाँ मत कंपेयर करिए, फ़ायदा नहीं है। फिर इससे आगे चलते हैं तो पता चलता है कि हमारे देश में ड्रग अब्यूज़ का इतना बड़ा खेल रचा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं सिर्फ वही कर रहे हैं, जो गरीब है, जो फुटपाथ पे लेटे हुए हैं, जो टेंट लगा के घर में रह रहे हैं, उनका तो खाने से ज़्यादा ड्रग्स का पैसा जाता है। वो खाने से ज़्यादा ड्रग्स को खरीदते हैं। ड्रग्स एक दिन खरीद लो 3 दिन चलेगा, खाना तो एक दिन में 3 बार चाहिए होगा, ड्रग आप एक बार को लगाओ 3 बार चलेगा। एक ये समस्या है।
अभी तो और समस्याओं की बात ही नहीं करी। क्लाइमेट पूरा उजड़ रहा है, पेड़ उजड़ रहे, रेप्स मर्डर्स बढ़ रहे, उनका तो बात ही हटा देते हैं। आगे चलते हैं। अब इसका आगे बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे वीरों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने इतना दम लगाकर फ्रीडम के लिए फाइट मारी, ब्रिटिशर्स को भगाया, और फिर भी ये फ्रीडम फेल हो गया। तो ऐसे तो बहुत कारण हैं, लगातार कारण बोलते जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अभी 3 चीज़ का बात करते हैं जो ऐसा हमें लगता है कि शायद से इम्पोर्टेंट मैटर है। एक तो सबसे पहला बात कि ये जो फ्रीडम के बाद वाली जो जनरेशन्स है, इनको फ्री की आज़ादी मिल गई, तो जो फ्री का जो सामान हुआ उसका इनको कोई मोल नहीं था, तो ये बड़े अनग्रेटफुल हो गए। अब इसका हम एग्जांपल कैसे दें कि अनग्रेटफुल हो गए हैं? आप देखिएगा, जीरो सिविक सेंस है लोगों का। घर में बड़े सुसज्जन बने रहेंगे, बाहर निकलते ही दुर्जन बन जाएंगे। घर एकदम चकाचक, बाहर निकलते ही बिमल की पिचकारी। घर का आईना तक पे एक धूल नहीं जमा होना चाहिए, और बाहर वो कचड़े की ढेर पे और कचरा डाल देंगे, और कचरा डाल देंगे। अब बोलेंगे क्या हो गया, लगा तो था, हमने एक और फेंक दिया बस। इसको ये एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, लोगों में कम्युनल हार्मनी तो बिल्कुल से जीरो है। कम्युनल हार्मनी ऐसे जीरो है कि आप देखिए, कास्टिज्म अभी भी चलता है, रेसिज्म अभी भी चलता है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडियन, जम्मू, ये लोग कभी भी हिंदी हार्टलैंड में आएंगे तो इनको, आपको रेसिज्म वैसा नहीं मिलेगा कि लोग पकड़ के मारने लगेंगे, लेकिन आपको रेसिज्म मिलेगा कि भाई तू अलग है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, अलग है, तो उसको हमेशा वो एक रेसिज्म बना रहता है और भी रहता है। और एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में एक माइंडसेट चलता है कि तुम अपना देखो ना, तो दूसरे का तुमको क्या करना है। ये भी एक एग्जांपल है कम्युनल हार्मनी का नहीं होने का। अगर आपके में कम्युनल हार्मनी होती, अगर आपके सोसाइटी में, तो बात ऐसी होती कि उसको दुख है, उसको दर्द है, उसको पीड़ा हो रही है, तो और 4 लोग भी आसपास के मिलकर देखेंगे कि उसको हो क्या रहा है। ये नहीं है, ये बहुत एक ज़्यादा नहीं देखा जाता, ये थोड़ा रेयर है। आपको दिख जाएगा तो आप देखिएगा कि लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई कितना मददगार है वो। दूसरा पॉइंट, हमारे सोसाइटी से पूरा लॉजिक और रीजन पूरा एबॉलिश हो चुका है। एकदम से ब्लाइंड फेथ सर पे चढ़ा हुआ है, अंधभक्ति सर पे चढ़ा हुआ है। पॉलिटिकल अंधभक्ति की तो क्या ही कहे, रिलीजियस अंधभक्ति भी है। मतलब अब ऐसा हो गया कि भारत में आपको टाइप्स ऑफ अंधभक्ति देखने मिल रही है। आपको क्वेश्चन आएगा, आप लिखना कि टाइप्स ऑफ अंधभक्ति, आप पूरा 2 पेज का आराम से आंसर लिख के आ सकते हैं टाइप्स ऑफ अंधभक्ति पे। सिर्फ इतनी तरह की अंधभक्ति होती है यहाँ पर। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं इसकी, कि आपने देखा होगा कि हमारा सोसाइटी में एक माइंडसेट चलता है स्टडी टू अर्न का। आप पढ़ रहे हो क्यों? क्योंकि एट लास्ट आपको पैसा कमाना है। यहाँ पर एकेडमिक कल्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग आजकल किताबें कितनी ही पढ़ रहे हैं। आप गूगल सर्च करिएगा कभी कि भारत में लोग कितने किताब पढ़ रहे हैं, और यूएस और वेस्टर्न यूरोप वगैरह से कितने किताब पढ़ते हैं लोग। वहाँ का आप एक्सपेंडिचर ऑफ बुक्स निकाल लीजिएगा, कभी पता चल जाएगा। हमारे सोसाइटी का एक हो गया है कि हमने तुरंत किया तो हमें तुरंत मिलना चाहिए। एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कल्चर बनता जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर रील्स और ये शॉर्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रही है। जबकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और जो आपको ऐसा कंटेंट जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, वो चलता नहीं है। इसलिए नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ से चलती जा रही है। अच्छा, अब इससे आगे और जाए तो अच्छा, एक और वैसा एग्जांपल है कि आपको सवाल पूछने पर आपको डिस्करेज किया जाता है। इंटरोगेशन इज डिस्पाइज्ड। आप सवाल ज़्यादा करिएगा तो आपको कहा जाएगा कि तुम बहुत फट्टू हो, थेतर हो। तो आपको जवाब तो देंगे नहीं। पहला वो आप सवाल करिएगा तो उल्टा आपको सुनने मिल जाता है। मतलब साइंटिसिज्म तो एकदम भी कहीं नहीं है। सीधा बात है, आंख पट्टी मार लो, जो कहे गैया का तरह सर हिला दो, सीधा बात। इससे आगे चलते हैं तो एक कारण एक और लगता है कि यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा ही डरी हुई है। पता नहीं किससे, लेकिन बस डरी हुई है। तो
एक एग्जाम्पल जैसे इस बात का तो बहुत अच्छा समझ सकते हैं कि यहाँ पर पावर वर्शिपिंग बहुत ज़्यादा है। पावर वर्शिपिंग यानी कि किसी एक पद पे जो बैठे होते हैं, सरकारी पद हो या पॉलिटिकल पद हो, उसकी लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। यानी कि एक तरह से कोई पावर पे बैठा, कोई एक सत्ताधारी है, उसको बहुत पूजा करते हैं। अब वो चाहे ना वो आपका कॉलेज का कोई अथॉरिटी हो, या फिर वो चाहे ना आपका यूनिवर्सिटी का कोई हो, चाहे वो आपका स्कूल का डीन हो, प्रिंसिपल हो, या फिर कोई पॉलिटिक्स हो, या सरपंच हो, मुखिया हो, सब कुछ को ये सोसाइटी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा वर्शिप करती है। यानी कि एक पावर पोजीशन को बहुत वर्शिप किया जाता है। ये प्रॉब्लम है। अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हमें आज़ादी इसलिए मिली थी ताकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन सके? क्या इसलिए मिली थी ताकि भारत एक टोटल ही कार्निवोरस मीट ईटिंग कंट्री बन सके? क्या हमने आज़ादी इसलिए ली थी कि भारत में हर 15 से 20 मिनट में एक लड़की का रेप हो जाए? क्या हमने भारत की आज़ादी इसलिए ली थी ताकि यहाँ बाढ़, सूखा और क्लाइमेट का मार पूरा पड़ता रहे? या फिर क्या हमने आज़ादी इसलिए ली थी कि हम हर मिनट एक फुटबॉल फील्ड उड़ा दें, मतलब एक फुटबॉल फील्ड बराबर पेड़ उड़ा दें? हमने आज़ादी किस लिए ली थी? यहाँ 5 प्रश्न किए। इनमें से क्या एक चीज़ के लिए भी आज़ादी ली थी? और सोचा जाए तो क्या हमने आज़ादी इस चीज़ के लिए ली थी कि यहाँ पर हम नेता बने, या फिर हम किसी एक पावर पोजीशन में जाए, या फिर यहाँ पर हम यूपीएससी दे, आईएएस बने और वहाँ पर अंडर टेबल कमाते रहें? क्या इसलिए आज़ादी मिली थी? आज़ादी लिए किस लिए थे? आज़ादी शायद इसलिए लिए थे ताकि यहाँ का आम जनता तक स्वतंत्र हो सके, आम जनता सोच सके। वो रविंद्रनाथ जी कहते हैं ना, वो रविंद्रनाथ जी कहते हैं ना, where the head is held without fear। यानी कि जहाँ पे वो रविंद्रनाथ जी जैसे कहते हैं ना, where the head is held high without fear, उनकी ये वाली पोएम को भी पढ़िएगा तो शायद पता चलेगा कि आज़ादी हमने ली किस लिए थी। और उससे फिर तुलना करिएगा कि क्या हमारे देश में वो सारी एक भी चीज़ें हैं? अगर नहीं तो क्या सच में आज़ाद हैं भी?